हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझा है और उन्हीं मूलभूत अवधारणाओं के आधार पर जो है हम आज जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है हल करेंगे। तो हम देखेंगे कि उन मूलभूत अवधारणाओं से अब तक सबसे पहले देखेंगे कि आईएएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय। प्रश्न नंबर 1, संवैधानिक सरकार का आशय। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले साल 2021 में जो है सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। उनमें से पहला ऑप्शन था कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधिक सरकार। तो किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधिक सरकार क्या संवैधानिक सरकार है? जैसा कि संवैधानिक सरकार की परिभाषा क्या है कि एक ऐसी सरकार जिसकी शक्तियों को जो है संविधान के द्वारा पर सीमित किया जाए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधिक सरकार, तो ये गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। इसके बाद दूसरा देखते हैं कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो। तो इस तरह की कोई भी सरकार हो सकती है कि भाई जिसके जो प्रमुख हैं उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ हो। जैसे कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली में अक्सर ही व्यवस्थाएं होती हैं कि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है, पूरी तरीके से सही नहीं है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि कोई सरकार जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ हों, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बचता है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से प्रतिबद्ध हो। जो संविधान की कोई ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, वही जो है संवैधानिक सरकार होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, यानी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राज्य व्यवस्था से कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो जिनमें सबसे पहला था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगर हम ये देखें कि संघीय पद्धति की जो संघीय शासन पद्धति होती है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले उसमें कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान का होना, एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। ठीक, तो सबसे पहले केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, एक लिखित संविधान होना चाहिए, एक कठोर संविधान होना चाहिए और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिन व्यवस्था में देखने को मिलती हैं उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। तो ये ऑप्शन तो हमें अभी तक सही लग रहा है। अब इसके बाद वालों को देखते हैं कि संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। संघ की विधायिका में जो संगठक इकाइयां उनके निर्वाचित तो प्रतिनिधि होते ही हैं, लेकिन ये संघीय व्यवस्था की जो है अनिवार्य विशेषता नहीं है। अनिवार्य विशेषता के अंतर्गत आता है क्या कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। तो ये आती है अनिवार्य विशेषता में। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन अनिवार्य विशेषता नहीं है।
इसके बाद मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो मूल अधिकार तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, चाहे वो संघीय व्यवस्था हो या एकात्मक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था होगी, अगर वहाँ पर संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान अपने ऊपर लेता है, तो वो जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि न्यायालय उन अधिकारों की जो है संरक्षण करे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन डी भी गलत है। सही क्या है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही है। और इस तरह से ये दो क्वेश्चन आईएएस पीटी 2021 में पूछे गए थे। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और 2021 में जो अगला क्वेश्चन पूछा गया तो वो था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन सा कारक है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब है कि जो सरकार के नियमों के साथ, जो सरकार के साथ एकदम तारतम्य बैठा कर रखती हो, यानी सरकार के खिलाफ कोई भी निर्णय न देती हो। सरकार या कानून बनाने वाली संस्था जो है विधायिका, उसके साथ हमेशा खड़ी रहे, चाहे वो अच्छा कानून बनाए या गलत कानून बनाए। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी। इसके बाद दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी आएगी ही, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है निर्वाचित सरकार। तो निर्वाचित सरकार कुछ हद तक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन पूरी तरीके से ये भी स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती। इसलिए जो हमारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण ही एक ऐसा अंतिम विकल्प है जो नागरिकों की स्वतंत्रता को जो है सर्वोत्तम सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। तो सबसे अच्छा विकल्प होगा शक्तियों का पृथक्करण। इसीलिए यूपीएससी में जो है अक्सर जो सबसे अच्छा, सबसे सटीक जवाब होता है उसी को सबसे उचित माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे उचित जो जवाब है वो है शक्तियों का पृथक्करण। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2014 में पूछा गया था कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और दूसरा ऑप्शन है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो दोनों में कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिया गया है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से कौन सा सही होगा कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो? तो इससे तो स्पष्ट होगा कि केवल एक नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, ना कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन 2 क्या होगा? ये सही होगा। इसके बाद एकदम हमें पता ही है कि ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन 2 सही है। तो पहले में ऑप्शन डी सही था, इसके बाद चौथे में ऑप्शन बी सही है। इस आधार पर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि 2015 में पूछा गया था कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि जिसके आधार पर हम ये कह दें कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जो भी संघीय शासन प्रणालियाँ होती हैं उनमें 2 सदन हमेशा रहता है। एक राज्यों का सदन होता है, एक वहाँ की जनता का सदन होता है। तो इस तरह से अमेरिका में भी जो है, जो वहाँ की कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसका निर्वाचन वहाँ की जनता करती है। ये अलग बात है कि वहाँ की सीनेट का भी निर्वाचन जो वहाँ की जनता ही करती है। लेकिन फिर भी कोई मतलब एक निश्चित कारण नहीं हुआ कि जिसकी वजह पर हम ये कह सकें कि यह एक संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है।
दूसरा जो ऑप्शन इसमें ये है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये यह बात निर्धारित नहीं कर रहा है कि ये भारत में संसदीय शासन प्रणाली को होता है। तो ये भी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर रहा है कि ये संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता हो। सबसे अंतिम है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो जब सरकार का गठन किया जाता है, सरकार का गठन अक्सर विधायिका के अंदर से ही मंत्रिपरिषद या वहाँ की कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए जो है ये माना जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो वहाँ की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी ऑप्शन ए गलत, बी गलत है और सी गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह एक संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि एक परिभाषा है। परिभाषा से यह है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? जैसा कि हमने ये बताया था कि संविधानवाद और संवैधानिक सरकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगातार 3 सालों से जो है इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो जैसे कि ये 2020 में भी पूछा गया है, उससे पहले 2021 में पूछा गया था और फिर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। तो 2014, 2020 और 2021 लगातार लगभग हर कुछ 3 से 4 सालों के अंतराल पर जो है इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक सरकार से क्या तात्पर्य है, या संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं, या संवैधानिक सरकार से आप क्या समझते हैं, या संवैधानिक सरकार वह है। तो इस आधार पर इस तरह से घुमा फिरा के यही एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें पूछा गया कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, मतलब कि जो कानून बना रही हो, कानून के द्वारा निर्मित कोई सरकार हो। तो विधानमंडल द्वारा सरकार क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि संवैधानिक सरकार और विधानमंडल द्वारा जो सरकार है उनमें बहुत अधिक अंतर होता है। इसके बाद है लोकप्रिय सरकार। तो कोई भी सरकार लोकप्रिय हो सकती है, जैसे कि वर्तमान की मोदी सरकार। एक डिक्टेटरशिप भी लोकप्रिय हो सकता है और एक लोकतंत्री व्यवस्था में स्थापित शासन व्यवस्था में कोई भी प्रधानमंत्री लोकप्रिय हो सकता है। तो कोई भी लोकप्रिय हो सकता है, इसलिए लोकप्रिय सरकार के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक संवैधानिक सरकार ही होगी। इसके बाद है कि बहुदलीय सरकार। बहुदलीय सरकार भी नहीं है इसका अर्थ। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब कि बी भी गलत है, सी भी गलत है। अब हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार वह हो जो संविधान की शक्तियों, संविधान के नियमों के द्वारा सीमित होती हो। कोई भी ऐसी सरकार जो संविधान के नियमों के अधीन रहकर कार्य करे, संविधान के द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करे, वही सरकार जो है संवैधानिक सरकार कहलाती है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। फिर 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है संसदीय शासन प्रणाली को लेकर कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। संस्थागत रूप का मतलब यह है कि कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो इस समय एकदम भारत में अस्थायी बन गया है संसदीय शासन प्रणाली के रूप में। तो इसको लेकर जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। और तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसके बाद ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। केवल ऑप्शन नंबर बी में है केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी में है केवल 2 और 3 सही है। और ऑप्शन नंबर डी सही है। डी में है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इनमें से क्या सही हो सकता है? तो पहला तो यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये बात सही है कि मंत्रिमंडल का जो सदस्य होगा
वह संसद का सदस्य होगा ही। ये अलग बात है कि 6 महीने के लिए वो बगैर संसद का सदस्य बने भी मंत्रिमंडल का सदस्य बना रह सकता है, किंतु उसे संसद का सदस्यता लेनी ही पड़ेगी उस 6 महीने से पहले। इसके बाद दूसरा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें से 1 और 2 सही है। सही क्यों है? क्योंकि कोई भी मंत्री तभी तक अपने पद पर बना रहेगा, कोई भी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। जिस दिन उसे संसद का विश्वास नहीं मिलेगा उसी दिन उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा और फिर से नई सरकार के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो संसद का विश्वास मत प्राप्त होना एकदम आवश्यक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन था कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। संसदीय शासन प्रणाली में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। उसके नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन उसके पास जो पावर होती है, जो शक्तियां हैं, वो सीमित रूप से होती है। जैसे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, जिसे हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। राष्ट्रपति कभी भी जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता। ठीक, तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें दिया गया है ये गलत होगा कि राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्य का अध्यक्ष नहीं बल्कि शासन का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो शासन का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो इस आधार पर कौन सा सही होगा? तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। तो ये था आज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और उस हमारी ये मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था उन्हीं से ये पूछा गया है। अगर आप उन्हें उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो इन क्वेश्चनों को आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। और ये वीडियो आप देखिए और आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और जितना आप लोग समर्थन देंगे उतना ही उत्साह से हम नए वीडियो का निर्माण करेंगे और आपके साथ अपनी जानकारी को साझा करके अपने ज्ञान का उत्साधन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और आप ये वीडियो देखिए। आपको कोई पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।